सभी को मेरा नमस्कार। और आज की क्लास में हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लास है हमने उसमें उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्रों को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो क्लासेस हैं वो BSTC की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी हैं, उसके अलावा रीड के लिए भी उपयोगी हैं, और थर्ड ग्रेड के लिए जो भी संस्कृत सिलेबस जिसमें भी है उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या है? सबसे पहले हम वर्ण को समझेंगे। वर्ण क्या है? तो ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णः। ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम, अर्थात ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको वर्ण कहते हैं। इसका चलिए हिंदी भी लिख देते हैं अपन। अर्थ ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और इसकी परिभाषा संस्कृत में है ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम। एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ण की परिभाषा क्या है, तो संस्कृत में ये आ जाएगी। और वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी में ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और अर्थात ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहेंगे? तो वर्ण को कहेंगे। इसके अलावा इसी वर्ण को, अतः हम इस वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर भी कहेंगे क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसको अपन अक्षर भी बोल सकते हैं। तो ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। इसको अपन ये भी कह सकते हैं वर्णमेव अक्षरः। संस्कृत में पूछा जाए तो वर्णमेव अक्षरः, अर्थात वर्ण ही अक्षर है। सबसे पहले क्या समझे हम? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो छोटी इकाई है इसलिए इसको अक्षर भी कह सकते हैं, और इसको संस्कृत में बोलेंगे तो वर्णमेव अक्षरः, यानी वर्ण ही अक्षर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप इसको जरूर लिखिएगा। अब जो वर्ण का सार्थक समूह होगा, वर्ण के सार्थक
समूह को, वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। सबसे पहले ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, उसके बाद वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, और वर्ण का जो सार्थक समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्ण समूह, संस्कृत में इसको वर्ण समूहम शब्दः, वर्ण समूहम शब्दः। वर्ण के समूह को क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। वर्ण और उसका जो समूह होगा उसको शब्द बोलेंगे। तो शब्द के अंत में, और ये जो शब्द बोलते हैं अपन, उस शब्द के अंत में, शब्द के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय लगाने पर, शब्द के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय लग जाए तो वे पद बन जाते हैं। जो शब्द होंगे उनके अंत में सुप और तिंग प्रत्यय अगर जुड़ जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। अब ये कैसे जुड़ेंगे इसको भी अपन समझेंगे। आपने अगर शब्द रूप और धातु रूप पढ़े हैं तो सुप और तिंग प्रत्यय आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। तो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जब किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं तो वो एक पद बन जाता है। जैसे अपन लिखते हैं ये राम है। अब ये राम शब्द है, इसमें अगर अपन सुप और तिंग जोड़ते हैं तो रामः, यानी राम, ये एक पद बन गया। तो इसके लिए अपने पास एक सूत्र होगा, सुप तिगंत पदम, सुप तिगंतम पदम, अर्थात सुप और तिंग पद होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। सबसे पहले तो अपन वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, तो वर्ण किसे कहेंगे? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्णमेव अक्षरः, जो वर्ण का सार्थक समूह होगा, वर्ण के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। वर्ण के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। वर्ण समूहम शब्दः, वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द होते हैं उनके अंत में सुप और तिंग प्रत्यय अगर जोड़ दिए जाए या लग जाए तो वे पद कहलाते हैं। वे क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे। और उसके लिए सूत्र है सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम। इसी प्रकार अब ये सुप तिगंतम पदम कैसे होंगे? जैसे कोई शब्द है, जैसे ये राम है। अब इसको, ये एक शब्द है। क्या है? शब्द। अब इसको पद बनाना है तो अपन इसके पीछे सुप और तिंग प्रत्यय जोड़ेंगे। तो राम ने, राम को, राम से, के लिए, आदि। ये एक राम ने एक पद बन गया,
राम को एक पद बन गया, राम से, राम के लिए आदि। सुप और तीन प्रत्यय जुड़े तो जो ये शब्द था वो क्या बन गया, पद बन गया। आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर आप कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका समाधान करेंगे। अब वाक्य की विशेषता समझेंगे अपन। वाक्य की विशेषता अर्थात वाक्य क्या होता है, किसको अपन शुद्ध वाक्य कह सकते हैं। तो वाक्य की विशेषता, पद बन गया, पद को ही वाक्य माना जाएगा। ये एक वाक्य है, एक वाक्य है। तो इन वाक्यों की विशेषता क्या होगी, यानी ये जो पद बनते हैं अपने, उनका जो समूह होगा वो वाक्य होगा। सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, फिर वर्ण छोटी इकाई है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण के जो सार्थक समूह है उसको शब्द कहते हैं। फिर शब्द के पीछे सुप और तिंग प्रत्यय जोड़ने पर वे पद बनेंगे, और अब वो पद के जो समूह होंगे वह वाक्य बनेंगे। तो इसके लिए एक परिभाषा है, पद समूहम वाक्यम। पद समूहम वाक्यम अर्थात पद के समूह को वाक्य कहेंगे। अब वाक्य की जो विशेषताएं होती हैं, ये तो वाक्य की परिभाषा हो गई। वाक्य की, इसको परिभाषा कहेंगे। अब कोई वाक्य पूर्ण है या नहीं है, या उसको वाक्य की श्रेणी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसके लिए उनकी जो विशेषताएं होती हैं वह कितनी होती हैं, 3 विशेषताएं होती हैं। वाक्य बनाने के लिए 3 विशेषताएं होती हैं, योग्यता, नंबर 2 आकांक्षा, और नंबर 3 सन्निधि। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। इसको आसक्ति भी बोल सकते हैं, सन्निधि को, यानी निकटता। तो ये वाक्यों की कुछ विशेषताएं हैं, इसको डिटेल से भी हम समझेंगे। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम वाक्यों की जो विशेषताएं हैं उसको अच्छे से समझेंगे। उसके लिए मैं इस बोर्ड को रफ कर रही हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी इसको अपन इरेज करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, वाक्य की विशेषताएं। वाक्य की विशेषताएं, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या सन्निधि। वाक्य की कितनी विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि या आसक्ति। तो अब अपन इसमें ये जो वाक्य की जो विशेषताएं हैं उसको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए। अब मैंने जैसे कोई एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा, बोला
चिड़िया चलती हैं। मैंने एक लाइन बोली चिड़िया चलती हैं, तो क्या इसको अपन वाक्य कहेंगे? आप बताइए, इसको वाक्य कहेंगे? इसको वाक्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चिड़िया में उड़ने की चिड़िया में चलने की योग्यता नहीं है। चिड़िया में चलने की योग्यता नहीं है। अगर यहां पे अपन लिखते उड़ती है, लिख देते हैं, चलो, चिड़िया उड़ती है, तो क्या ये वाक्य है? यस, बिल्कुल ये वाक्य है। क्यों? क्योंकि चिड़िया में उड़ने की योग्यता है, ना कि चलने की। तो ये जो योग्यता है वो उस वाक्य में होनी चाहिए। ये वाक्य की विशेषता है। तो ये विशेषता अगर होगी तो ही वह वाक्य कहलाएगा। दूसरा आता है आकांक्षा। कोई वाक्य है नहीं है, उसके लिए दूसरी विशेषता क्या है? आकांक्षा। अब जैसे मैंने कुछ वर्ड बोले, जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया, राम, श्याम, सीता, गीता, ललिता, फिर मैं चुप हो गई, तो आपके माइंड में आएगा ना कि अभी इसके आगे कुछ और बोलने वाले हैं। मतलब कुछ जिज्ञासा रह जाती है कि ये वाक्य पूर्ण नहीं है, अभी मुझे इसके आगे कुछ और बोलना है। राम, सीता, गीता क्या? कोई भी पूछेगा राम, सीता, गीता क्या, तो इसको अपन लिखते हैं। देखिए, जैसे राम, सीता, गीता, मीता, डैश 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 डैश। तो सामने वाले के माइंड में आएगा कि अभी हम इसके आगे कुछ और बोलने वाले हैं, कुछ आकांक्षा और बाकी है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, वाक्य नहीं होगा। इसकी जगह अगर मैंने ये बोल दिया, राम राम सीता आ रहे हैं, तो ये पूर्ण वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं बची है, और यहाँ पे बची है तो इस तरह की जो आकांक्षा होती है वो नहीं होनी चाहिए वाक्य में। अगर वो रह जाती है तो वो अपूर्ण वाक्य कहलाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट अपना है आसक्ति या सन्निधि। तो इसको अपन आसक्ति या सन्निधि को समझते हैं। चलिए, आसक्ति या सन्निधि, या इसको समीपता, निकटता, कुछ भी कह सकते हैं। आसक्ति, सन्निधि, इसको हम समीपता या निकटता भी कह सकते हैं। अब मैंने इसके एग्जाम्पल बताती हूं मैं। जैसे अभी मैंने बोला राम, फिर 10-15 मिनट बाद बोलेंगे आज, फिर 15-20 मिनट बाद बोलेंगे आएगा, तो क्या उसमें सन्निधि समीपता हुई? ये भी तो बोल दिया राम, फिर 1 घंटे बाद बोलेंगे आज, फिर आएगा, तो इस तरह से उसमें समीपता नहीं होगी, तो वह भी वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपन, राम आज
गांव, राम आज गांव, लास्ट में बोल दिया चलो जाएगा। तो क्या इनमें समीपता है? सबसे पहले बोला राम, फिर रुक गए, उसके बाद आज। तो ये जो सन्निधि है, समीपता है, इसमें नहीं है, तो इसको हम वाक्य नहीं मानेंगे। इसको एक साथ बोलना पड़ेगा समीपता के साथ। जैसे राम आज गांव जाएगा, तो ये वाक्य राइट कहलाएगा। आई समझ में? आपको समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? देखिए, वाक्य की विशेषताएं कितनी होती है? 3। सबसे पहली योग्यता, आकांक्षा, दूसरे नंबर आसक्ति या सन्निधि। अब योग्यता, चिड़िया उड़ती है, कुछ भी अपन बोल देते हैं जैसे, तो चिड़िया चलती है, तो चिड़िया में चलने की योग्यता नहीं है। चिड़िया में तो कौन सी योग्यता है? उड़ने की, तो ये वाक्य हो जाएगा। इसके अलावा आकांक्षा होनी चाहिए, कोई वाक्य अधूरा नहीं बोलना है, राम सीता गीता मीता कह के चुप हो जाएंगे तो अगला सोचेगा अभी इसके आगे कुछ और बोलने वाला है, उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है सामने वाले की, तो उसको वाक्य नहीं कहेंगे, उसको पूरा बोलना पड़ेगा। सन्निधि होना, अर्थात राम आज गांव जाएगा, ये एक वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। राम आज गांव जाएगा, इसको पूरा एक साथ बोलना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। मैं आपके लिए 2 मिनट के लिए हट जाती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस प्रकार क्या समझ में आया हमें? इस प्रकार हम पूरा उसको समझे। ध्वनि के समूह को वाक्य कहते, लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वाक्य कहते हैं। और इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप अपन समझते गए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। और पद, जो शब्द का समूह होता है, से वाक्य बनता है। इस तरह से समझते हुए हमने वाक्य की जो 3 विशेषताएं होती है उसको समझा। तो इससे अपन ने क्या समझा कि वाक्य जो वाक्य होता है वह किससे बनता है? पद से बनता है। वाक्य पद से बनता है और ये जो पद है वो किससे बनेगा? शब्दों से बनता है। शब्दों से बनता है। वाक्य पद से बनता है, पद शब्दों से बनता है और ये जो शब्द हैं वह वर्णों से बनता है। जो शब्द हैं वह वर्णों से बनता है और ये जो वर्ण हैं, वर्ण किससे बनेगा बताइए? वाक्य तो पद से बना, पद शब्दों से बना, शब्द वर्णों से बना, तो वर्ण किससे बनेगा? तो वर्ण किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं बनता है। वर्ण तो किसी से भी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण किसी से नहीं बनता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जो
माहेश्वर सूत्रों से उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। समझ में आया? सबसे पहले वर्ण, जो भाषा की, देखो हम वापिस यहाँ पे आ गए, वर्ण पे बिल्कुल कैसा हो गया, ऐसे राउंड हो गया। सबसे पहले अपन ने वर्ण को समझा, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्णों से क्या बनता है, शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनता है, और पद से वाक्य बनते हैं, और वाक्य, पद का जो पूरा समूह होगा उससे वाक्य बनेंगे, और वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। इसको अपन ने अच्छे से समझा, और अब इसका जो निष्कर्ष निकला है वह यह है। इसको आप याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इसको फिर से मैं समझा दूंगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, वाक्य से ही भाषा की पहचान होती है। भाषा की पहचान किससे होगी, वाक्य से। किसी भी वाक्य से भाषा की पहचान होगी। जैसे हमने कुछ किसी का नाम बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया रमेश, रमेश, तो कहाँ समझ में आ रहा है कि मैंने रमेश हिंदी में बोला है, संस्कृत में बोला है या इंग्लिश में बोला है? सभी में उसको तो रमेश ही बोलेंगे। और अगर मैंने कोई वाक्य बोला, जैसे रमेश पढ़ता है, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने इसको हिंदी में बोला है। रमेशः पठति, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने इसको संस्कृत में बोला है। तो एक पूरा वाक्य बोलने पर हमें भाषा की पहचान होती है। तो उसके अपन एग्जाम्पल लिखते हैं। वह पाठ पढ़ता है। तो सुनते ही क्या समझ में आया, ये तो मैंने कौन सी भाषा में बोला है, हिंदी में बोला है। अगर इसी को मैंने बोला सह पाठम पठती, तो बोलते ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, भाषा कौन सी है, संस्कृत। आई बात समझ में, समझ पा रहे हो? देखिए, वाक्य से ही भाषा की पहचान होती है। हम पूरे वर्ण विचार को समझते हुए वहां वाक्य पर आए, और इन वाक्यों से क्या होता है, भाषा की पहचान हो रही है। अब समझेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, स्वर, व्यंजन। स्वर या स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ, ई,
उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्वर वर्ण कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब अपने को समान स्वर कौन से हैं ये पूछा जाता है। समान स्वर, तो समान स्वर 4 होंगे। समान स्वर पूछा जाएगा तो 4 होंगे, और वो 4 कौन से होंगे? अ से तो आ, ई से बड़ी ई, ऊ से बड़ा ऊ, री से बड़ी री। क्योंकि ये अलग से नहीं लिखे जाते माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ये इन्हीं में इंक्लूड रहते हैं, तो इनको अलग से नहीं पढ़ा जा करके ये समान स्वर कहलाते हैं। कि अगर अकु विसर्जन नाम भी अपन पढ़ते हैं उच्चारण स्थान में, तो उसमें अ से अपन अ और आ दोनों को लेते हैं, तो अकु से अपन अ और आ दोनों को जिस प्रकार समझ रहे हैं, तो वो समान स्वर है, यानी अ के अंदर ही आ छिपा हुआ है। तो समान स्वर अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि समान स्वर कितने हैं, तो क्या बताने हैं? 4 होते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो क्या बताना है? 4। इसके लिए मुझे इसको फिर से इरेज करना पड़ेगा। संयुक्त स्वर बराबर 4। अगर आपके एग्जाम में आता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अ, 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 अ। अब इनके साथ जो बनने वाले हैं वो सारे के सारे संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो अ और ई मिलके क्या बनेगा? ए। और ऊ मिलके बनेगा ओ। और ए मिलके बनेगा आई, और ओ मिलके बनेगा औ। तो ये चारों के चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और जो ली था अपना, ली का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। ली वर्ण का दीर्घ कभी नहीं होता है। तो अगर अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्रस्व, लघु, ह्रस्व स्वर कितने हैं, लघु स्वर कितने हैं, या फिर ऋजु स्वर कितने हैं, या मूल स्वर कितने हैं, ये तो चारों हो गए संयुक्त स्वर। और अब अपना शुरू हो रहा है कि जो ये री होता है उसका कभी भी दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ रूप होता ही नहीं है। अ ई उ री और री, तो अ ई उ री का तो दीर्घ होगा, अभी मैंने बताया था, इसका कभी भी दीर्घ नहीं होता है। तो अब इन्हें को पूछा जाता है कि ह्रस्व, लघु, ऋजु या मूल स्वर कितने हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 5। कितने हो जाएंगे? 5। अ, ई, उ, री, ली, ये पांचों के पांचों ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं, लघु भी कहलाते हैं, ऋजु भी कहलाते हैं, या मूल स्वर कहलाते हैं। तो मूल स्वर बराबर
5, ये पांचों के पांचों कहलाएंगे। और री का दीर्घ नहीं होता है, ये बात हमें याद रखनी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका दीर्घ नहीं होता है, तो री का। और अगर पूछा जाता है दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 8 होंगे। क्यों होंगे, चलिए समझते हैं। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। क्या पूछ रहे हैं हमें, दीर्घ स्वर कितने हैं। अगर इसको समझना है तो हमें क्या समझना होगा कि 8 होते हैं। क्यों होते हैं, इसका दीर्घ होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, लेकिन ली का क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, दीर्घ स्वर 8 हो गए। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती है और उससे में लगता है पता नहीं कहां से प्रश्न पूछ लिए गए हमें। तो ये सारी की सारी चीजें अच्छे से अगर अपने को समझ में आ जाती हैं तो अपने आंसर कभी भी गलत नहीं होते हैं। अगर पूछा कि अयोगवाह स्वर कितने हैं, अयोगवाह स्वर कितने हैं, तो बराबर 2 हैं। अयोगवाह स्वर 2 हैं। और अयोगवाह का अर्थ होता है जिसके उच्चारण में, चलो इसका डेफिनेशन लिखा ही देते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है जिसके उच्चारण में अन्य मात्रा की सहायता ली जाती है, वह अयोगवाह कहलाते हैं। जिसके उच्चारण में अन्य मात्रा की सहायता ली जाती है, वे अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कितने हैं, 2 हैं। विसर्ग, पहला है विसर्ग और दूसरा है अनुस्वार। अब विसर्ग और अनुस्वार को अन्य मात्रा की सहायता लेंगे तभी अपन इसको लगा पाएंगे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अयोगवाह कहलाएंगे। तो ये तो सारे के सारे अपन क्या समझे, स्वर वर्ण समझे। वर्ण के प्रकार हम पढ़ रहे थे, उसमें से ये सारे के सारे स्वर वर्ण अपन समझ गए हैं। अब इससे आगे अपन व्यंजन वर्ण को समझेंगे। ये सारे छोटी छोटी चीजें, अयोगवाह, संयुक्त, ह्रस्व, दीर्घ कहाँ नहीं होता है, ये सारे जो स्वर वर्ण हैं उसमें हमने समझा। अब इस नेक्स्ट अपन व्यंजन वर्ण को समझने वाले हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट अभी अपन व्यंजन वर्ण समझेंगे।